गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एच विद फरीहा इदरीस। अप्रैल का माह आधा गुजर चुका है, लेकिन अपोजिशन की तहरीक का वाज़े ऐलान सामने नहीं आया। चंद रोज़ कबल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया गया। इस जलसे में JUIF शरीक होगी या नहीं, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। तहरीक इंसाफ हालिया दिनों में बार बार एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर करती नजर आई, जिस पर JUIF की जानिब से अब खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है। JUIF को खदशा ये है कि PDM की तरह इस इत्तेहाद में भी कहीं उनके कंधे इस्तेमाल ना हो जाएं और फ़ायदा कोई और उठा ले। इस हवाले से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ट्वीट किया कि PTI से तय हुआ था इस्टेब्लिशमेंट से कोई अलहदा बात नहीं होगी, अब उन्हें इस्टेब्लिशमेंट मुबारक हो। स्ट्रीट पावर हमारे पास है और खदशा है कि कहीं हमारे कंधे इस्तेमाल ना हो जाएं। PTI के इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इत्तेहाद में शामिल होने के साथ इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की ख्वाहिश पर इतराज़ है। अगर PTI के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का फ़ैसला हो जाता है तो हम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होंगे। हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान कमराजा ने कहा कि हम JUIF के कंधे इस्तेमाल करके किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। लेट्स वॉच हिम। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का भी आपने जवाब दिया, JUIF नाराज़ हो रही है इस बात पे। उनसे हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। उनको हमने दावत दी है कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा बने, और जब वो हिस्सा बन जाएंगे तो हर बात उनकी बात सुनी जाएगी, मुशावरत होगी। हमने उनको ये बिल्कुल वजाहत से कहना है, और अब भी जो गुफ्तगू होती है कह दिया है कि हम आइन और कानून के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनके भार को इस्तेमाल करके कोई गैर आईनी डील कर लेंगे, कोई खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करेंगे इंतजामिया की, ये नहीं है। लिहाजा अगर उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इंशाअल्लाह हम उनको दूर कर देंगे। MNA शेर अफजल मरवत ने अली अमीन गंडापुर की एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत 99% तय होने की तस्दीक की है। ये भी देखिए। 1 गारंटर मांगे गए, 3 हमने दिए, 3 एस्टेब्लिशमेंट के थे, 1 अली अमीन खान प्रिंसिपल गारंटर था। आपको सुन के हैरत होगी कि यही मीडिया अली अमीन खान के पीछे लग गया, और जो प्रिंसिपल गारंटर था, डील या जो भी आप कह दे सेटलमेंट होनी थी, अचानक मीडिया ने कहा कि जी ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़ेर कातिल है। खान ने जनाब अली उसको ही फारिग कर दिया। दिसंबर में दोबारा मुज़ाकरात हुए, और दिसंबर के मुज़ाकरात में फैसला हुआ कि कुछ जो बॉटल नेक्स हैं, जो रुकावटें दूर की जाएगी। मुज़ाकरात में चाह नहीं रहा हूँ, मुज़ाकरात हो रहे। शेर अफजल ये भी दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जल्द सोशल मीडिया के हवाले से नई पॉलिसी बनाने जा रही है। लेट्स वॉच दैट। एक चीज का मैं इंडिया दे रहा हूँ कि करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियली जो है इस हवाले से एक पॉलिसी स्टेटमेंट आई, और बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है मीडिया के मामलात हैंडल होंगे। मुझे अंदाजा है कि आने वाले दिनों में ऑफिशियल मीडिया जो PTI ऑफिशियल मीडिया है, उम्मीद है कि वो खान के डायरेक्शन के तहत मामलात को सुलझाने की तरफ जाए। उसका वो किरदार नहीं होगा जो माजी में जिसकी वजह से बार बार हमें नुकसान पहुँचा है। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, नईम हैदर पंचोता साहब एंड कौसर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू हाफिज़ साहब। एक दफ़ा क्लियर हो सकता है ये कि JUIF नहीं जा रही PTI के साथ, या जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए फरिया, बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ नशिस्तें हुई हैं, और PTI की बार बार राबिते हुए हैं, और उनके पैगामात अपने लीडरशिप इमरान खान की तरफ से मौलाना के पास भी आए हैं। उन पैगामात के नतीजे में उसमें तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात का तबादला भी हुआ है। लास्ट में भी जो उनको दिया गया है, सख्त वगैरह जो उसमें थे, हमारी तरफ से मौलाना इदरीस साहब वगैरह थे, उसके बाद फिर PTI की तरफ से जवाब नहीं आया। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान मुश्तरकात तो है, यानी फ़र्ज़ करे पाकिस्तान में आइन नहीं है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और ख़ुद मुख्तारी नहीं है, और मौजूदा हुकूमत जिस मैंडेट के साथ है ये अवामी मैंडेट का नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। फॉर्म 45 बाहर है, फॉर्म 47 के लोग अंदर है। यही वजह है कि जब मुल्क में सियासी बहरान है तो माशी बहरान भी है, सिक्योरिटी बहरान भी है। कौम को हुकूमत पर भी एतमाद नहीं और पार्लियामेंट पर भी एतमाद नहीं। तो जब सूरत हाल ये हो तो फिर इस सूरत हाल में क्या होना चाहिए? तो एक अजीम कास्ट के लिए, एक जामे मकसद के लिए एक इज्तिमाइयत, जामियत का होना ज़रूरी है, इत्तेहाद और अलाइंस का होना ज़रूरी है।
एक नज़्म इज्तिमाई का होना ज़रूरी है। उस नज़्म इज्तिमाई के लिए PTI ने राबिता किया है, जमीयत उलमा इस्लाम ने वेलकम कहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि उसको तय करना ज़रूरी है अलायंस में जाने से पहले। वो चीज़ें क्या है, वो तो सीक्रेट है, वो सीक्रेसी है, वो हमने दिए, लेकिन उसकी तरफ से बाल अभी उनकी कोर्ट में, उसकी तरफ से अभी तक नहा का जवाब आया है, नना का जवाब आया। से बात नहीं होगी ये हिस्सा या जमीयत उलमा इस्लाम का यही है कि हम यानी हम बात ये करते हैं, जब आप आइन की अमलदारी की बात करते हैं तो आइन की अमलदारी का मतलब क्या है? आइन की अमलदारी का मतलब यह है कि ताकत के बिल पर कोई भी ऐवान इख्तिदार में मुसल्लत नहीं होगा। तो ये बात भी ठीक है कि PDM में मौलाना फजल रहमान ने मुखालिफत की थी कि अभी आप तहरीक एतमाद ना लाएं या एस्टैब्लिशमेंट की मदद से ना लाएं। बिल्कुल वो बात आप तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम इसके खिलाफ है। जैसे PDM में खिलाफ थी, PDM में भी जमीयत उलमा इस्लाम का, मैं PDM का तर्जुमान रहा हूँ, उसकी मजलिसों में मैं बैठता रहा। हमेशा हमारा मौक़िफ़ ये रहा कि हम या तो इस्तीफ़ों की तरफ जाएं या हम एहतिजाज की तरफ, एहतिजाज के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा करें। अगर आप तारीख़ आदम इत्तेमाद की तरफ जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, तो तारीख़ आदम इत्तेमाद को कामयाब करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना होगा। और हमारा फ़ैसला ये है PDM की 26 नुकात में इब्तदाई नुक्ता ये है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं लेना है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से मदद लेना इमरान खान को गिराना, उस बल पर ये एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत देने की मुतरादिफ है। मदद तो नहीं दी क्योंकि फिर आप लोग शामिल नहीं, उसमें फिर ये हुआ, वो फिर मैं बार बार कह चुका हूँ, उसमें फिर ये हुआ मौक़िफ़ जमीयत उलमा इस्लाम का वही था जो पहले था, जो पहले जमीयत उलमा इस्लाम की मौक़िफ़ थी। लेकिन जब एक मौका ऐसा आया कि PMLN ने मौलाना को कन्विंस करने की कोशिश की कि हम तारीख़ आदम इत्तेमाद की तरफ जाएंगे, वही PMLN के रोज़ अव्वल से मौलाना साहब के साथ और जमीयत के साथ इस मौक़िफ़ पर कायम थी कि हम तारीख़ आदम इत्तेमाद की तरफ नहीं जाएंगे इस्तीफ़ा या एहतिजाज के ज़रिए। क्योंकि अगर आप तारीख़ आदम इत्तेमाद की तरफ जाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से मदद लेना ज़रूरी है, और वो तो मुदाखलत है, फिर हम खुद दावत दे रहे हैं। लेकिन अचानक जब PMLN ने भी ये कहना शुरू किया, मौलाना के पास आए कि हम तारीख़ आदम इत्तेमाद की तरफ जाएंगे, तो मौलाना साहब ने उनको कहा कि तो कैसे आप जाएंगे, तो हमारा फैसला था, मैं और आप तो एक पेज पर थे, ये तो पीपल्स पार्टी या NP का मौक़िफ़ था। तो फिर किसी ने कहा होगा कि ऊपर से भी यही है कि आप तारीख़ आदम इत्तेमाद के ज़रिए इस हुकूमत का ख़ात्मा कर सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि तारीख़ आदम इत्तेमाद तो मुदाखला उनके कहने पे आप करेंगे तो आप एस्टेब्लिशमेंट को दावत देंगे मुदाखलत के लिए, और यही तो मुझे भी पैगाम दिया गया था, लेकिन मैंने इनकार किया, धरना लेकर आया। हाँ, मैंने इनकार किया, उसके बाद भी इनकार किया मैंने। आज जो आप मुझे कह रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि तारीख़ आदम इत्तेमाद किसके कहने पर, जिसके भी कहने पर आ रहा है, उन्होंने तो मुझे भी पैगाम दिया, मैंने इनकार किया कि नहीं, हम इस्तीफ़ा के ज़रिए इसको हटाएंगे, हम सब इस्तीफ़ा देंगे या एहतिजाज के ज़रिए। तो यहाँ से मामलात ख़राब होने यहाँ से मामलात शुरू हुए, जो PDM की हुकूमत वगैरह, उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम का यही मौक़िफ़ था। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने फिर इस मौक़िफ़ की क्यों तायद की? वो इसलिए तायद की कि जब 9 पार्टियाँ एक तरफ थी और अकेला तनहा जमीयत उलमा इस्लाम दूसरी तरफ, तो फिर लोग यही कहते थे कि जमीयत उलमा इस्लाम तनहा सोलो फ्लाइट कर रही है। कल तक PDM के साथ थी, आज PDM एक तरफ और ये दूसरी तरफ, लिहाजा ये किसी और के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वजह से जमीयत उलमा इस्लाम ने फिर इन्हीं 9 को वो जमहूरियत का रास्ता अपनाते हुए उसको सपोर्ट किया। ठीक है, सो अब तमाम मामला नईम हैदर जो था सब आप लोगों के कोर्ट में है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बार बार कर रही है, ओपनली भी अब तो बात करें, क्या आप ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि आप नहीं कोई डील कट कर लेंगे एस्टैब्लिशमेंट से विदाउट इन्वॉल्विंग JUIF? बहुत शुक्रिया फ्री, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि शुरू से लेकर एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल की जाता है डील वाला, इमरान खान साहब ने इस लफ्ज़ की और डील वाले मामले की हमेशा से जो है उसको इग्नोर किया है, उसको मुस्तरद किया है। खान साहब को ऑफ़र्स की गई, चुप हो जाइए, बाहर चले जाइए, बनी गाला शिफ्ट हो जाइए, उधर चले जाइए, लेकिन उन्होंने इनकार किया, चाहे अटक हो चाहे अडयाला जेल हो। और उन्होंने अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर जैसे वो खड़े हैं उस पर उन्होंने कहा कि मैं खड़ा हूँ और मैं डील वाला रास्ता इख्तियार करना होता तो पहले दिन इक़्तिदार से ही ना जाते, ज़मान पार्क ऑपरेशन ना होता, 9 मई को गिरफ्तार ना, उसके बाद उनकी एहलिया या तमाम लीडरशिप
तो फिर रुकावट क्या है अलायंस में, क्या रुकावट? देखिए अलायंस के अंदर डेफिनेटली जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक इनकी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है, वहाँ कारकुनान का एक अलग मिजाज है। तो डेफिनेटली जो जब आप किसी के साथ चलते हैं तो आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे भी आपको यकीन दहाई चाहिए होती है वो आप देते हैं, और वो जो तमाम तर चीज़ें हैं वो उनकी तरफ से जो भी होंगी वो खान साहब के सामने रखी जाएंगी। लेकिन आपको पता है कि कैडाला जेल मुलाकात जो है, साहब ने जो कहा कि खान साहब ने कहा है कि ऑल आउट मत जाएं, अगर नहीं माने मौलाना तो कोई बात नहीं, ये बात ठीक है? नहीं, देखें मैं ये समझता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब हों या गौर साहब हों या दीगर हमारे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हो, जो हमारा ऑफिशियल बयान होगा मैं तो उसको ज़्यादा तो क्या कहा बैरिस्टर गौर ने? क्या कहा? तो बैरिस्टर गौर साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने जो बात की वो ये की कि खान साहब ने कहा है कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ आप तेज़ी करें, और यानी उसके रवाबत के अंदर भी या लाएअमल जो देना है, एहतजाजों वाला ऑप्शन हमारे पास टेबल पर मौजूद है। तो लिहाजा इन तमाम पैरा के अंदर रहते हुए, जैसा कि मेरी मौजूदगी में भी खान साहब ने यही कहा था कि ईद के बाद तमाम जमातों के साथ, यानी ईद तक रमज़ान के अंदर तैयारी की जाए और उसके बाद लाएअमल दिए जाए तमाम जमातों के साथ मिलकर। जो इत्तेहादी इस वक्त हैं या नेक्स्ट जो हमारी तमाम लोग ये शामिल हैं, जिसमें JUI के हवाले से खान साहब ने खुद कहा हुआ है कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि जो बयान किया हमदुल्ला साहब ने वो ये कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर जो उस वक्त नहीं है, जो मसाइल हैं मुल्क के वो तो बिल्कुल हर एक का मसला है। तो लिहाजा जब काज आपका एक होता है तो फिर आपकी कोशिश होती है कि मिल के आगे बढ़ें। तो हमारी कोशिश है, अब देखते हैं आगे। और ये जो सोशल मीडिया के हवाले से अब्बासी साहब ने भी बात की, अंसार अब्बासी साहब ने, और मरवत साहब भी कह रहे हैं कोई नई गाइडलाइंस आई हैं कि नहीं करे बदतमीजी, काफ़ी हो गया तूफान बदतमीज़ी। देखें तूफान बदतमीज़ी या इस तरह का वो किसी की अपनी एक विश हो सकती है, उसके अंदाज़ हो सकता है, उसका अपनी सोच हो सकती है कि कोई तूफान बदतमीज़ी है। ओवरऑल मुझे आप एक ट्वीट दिखा दें कि ये ट्वीट है जो सोशल मीडिया ने गलत किया है, और एक्चुअली ऐसी पोजीशन नहीं है। जब FIRs दर्ज नहीं होती, जब इलेक्शन लूटा जाता है, लोगों को अगवा किया जाता है और जाकर IG साहब खड़े होकर ये कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें दिखा दें कि ऐसा नहीं है। मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक जजेस से लेकर आम आदमी को क्या हासिल हैं, अगर नहीं है तो क्या उस पर सवाल ना किया जाए। अगर एक केस जो है वो जस्टिस एजाज इसाक साहब के पास लगा हुआ है और बगैर किसी कानून के, बगैर किसी रूल के, कायदे के, आइन के आप उसको किसी और के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कि आपको कानूनन भी इजाज़त नहीं है, तो आगे से जज साहब ये कहें कि ये गलत है, ये आपके पास, और रजिस्ट्रार को नोटिस भी जारी करें, तो हम उस पर बात करें कि ये गलत हुआ है, आपने किया इसलिए ताकि इमरान खान साहब से मुलाकातें जो हैं वो महदूद की जाएँ, तो क्या वो गलत बात है? इसी तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एक चीज़ को उठा के देख लें कि हाई कोर्ट हुक्म देता है बहनों की मुलाकात होगी, वकला की होगी, लिस्ट के मुताबिक भी नहीं जाने देते, और बहनों को अगर बहनों तक तो लिस्ट के अंदर भी तब्दीली नहीं हुई ना, वो तो सीधा उनकी फैमिली है वो जा सकते हैं। बाकी आप चीज़ें देख लें, एक एक नुक्ते के ऊपर एक पूरी, मेरा नाम था लिस्ट के अंदर और उन्होंने कहा जी कि आप नहीं जा सकते, फिर मैं कैरी डब्बे के ऊपर वो पिकअप है उसके अंदर बैठकर गेट के सामने पहुंचा कि ये ना बहाना बनाया कि ये गेट के सामने नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद नहीं जाने दिया। तो हाई कोर्ट आपके सामने चले गए। आज एक और इंटरेस्टिंग बात, मैं अभी राजा साहब के साथ बैठा हुआ था, वो कह रहे थे कि सलमान सफदर साहब को जो हैं याहिया साहब, उन्होंने हुक्म फरमाया कि आप जाकर खान साहब से मुशावरत कर लीजिए केसेस के हवाले से, आज ही चले जाइए। उन्होंने कहा कि रिटर्न ऑर्डर कर दीजिए, उन्होंने कहा नहीं आप चले जाइए, प्रोसिक्यूशन यहाँ खड़ी है, प्रोसिक्यूटर साहब आप मीटिंग करवा दीजिए। वो घंटा खड़े रहे और वहाँ से कहा गया कि जी नहीं हमने आपको नहीं मिलने देना। उन्होंने फ़ोन भी किया प्रोसिक्यूटर को, ये आप हुक्म था अदालत का। अब तो जजेस को यही कर दिया ना कि वो एक क्लर्क की तरह समझ रहे हैं कि आई थिंक ऐसे नहीं कह सकते हम लोग। हुक्म के ऊपर जब अदालत का हुक्म हो, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कह रही है, तो ये कौन आगे समझ रहा है, कौन है जो ऐसे बदमाशी कर रहा है, कौन है जो हुक्म के ऊपर अमल नहीं कर रहा। तो इतनी ताकत किसके पास आ गई? साहब है, कौसर काज़मी साहब की गवर्नमेंट है, आपको इसके ऊपर पूछ लें। अगर ऐसा नहीं है, कोई एक चीज भी गलत है तो मुझे बता दें। राइट, कौसर काज़मी साहब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सलमान सफदर की बानी PTI से केसेस पर मुशावरत के हवाले से दरख्वास्त थी, उस पर यह कहा कि बगैर हुक्मनामे के मुलाकात होगी, लेकिन मुसलसल रुकावटें नजर आ रही हैं मुलाकातों में। अभी आपने खुद सुनिया पंचोता साहब को, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या ये तासुर पे ठीक है कि हम मॉनिटर कर लें मुलाकातों को ताकि ज़्यादा खबरें पहुँचे ना अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। प्रिया, आपके सामने हैं पिछले जो चंद हफ्तों पहले, इससे पहले कि ये बहुतान इल्ज़ामात मौजूदा हुकूमत पे लगाएं कि शायद हम हैं वो जो इनकी मुलाकातें नहीं करवा रहे, लेकिन आपस में आपने देखा कि जब एक शख्स वहाँ पे सीनियर लीडरशिप जो मौजूदा इनकी PTI की है
चाहे वो नौ मौलूद हैं या पुराने सियासतदान हैं, इस बहस में नहीं पड़ते। जो मौजूदा नजर आने वाले लोग हैं, जब वो दरवाजे पे खड़े होते हैं तो इनके अपने लोग उनकी इमरान खान से मुलाकात पे एतराजात करते हैं। क्या आपने नहीं देखा? लेकिन उन लोगों की इतनी से तो नहीं है कि उनके कहने पर अथॉरिटीज रोक दें, वो तो कर सकते हैं एतराज, लेकिन उनकी से थोड़ी है। काम से बाकायदा ये मुतालबा किया गया कि फलां बंदा मुलाकात करने के लिए क्यों जा रहा है। वहां पे जब एतराजात उठाए जाते हैं, तो जेल हुकाम जो है ये पहली दफा पाकिस्तान में इस तरह नहीं हो रहा। देखें, जो इंचार्ज हैं, जो वहां पे जेलर हैं या इंतजामिया हैं, माजी में हमारे भी जो लीडरान थे वो कह रहे हैं, चाहे वो कोट लखपत हो, सब जेल लाहौर हो या अडियाला हो, तो वहां पे बड़े बड़े नामों को रोक लिया जाता था। वो हम ये इल्जाम नहीं लगा रहे कि उसमें किसी और की जिम्मेदारी थी। जेल के अंदर ये मामलात होते हैं। एक बंदा कैदी है, बेशक एक साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन एक जुर्म की पादाश में वो जेल काट रहे हैं, तो उसको आप बेशक जो मर्जी ये कहते रहे, जो जेल के कवायद और ज़वाबित हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। बाकी जो इनके तराजात हैं ये अदालतों में जा रहे हैं, बेशक जजों को, मुअज़्ज़ज़ अदलिया को ये वो इज्जत और तौक़ीर नहीं दे रहे। जो माजी में हालात हमने देखे वो भी पूरी कौम के सामने है। अब अभी आपने इनको टोका, ये क्लर्क कह रहे थे जो सर्विस ऑनरेबल जज है, उनको ये इस तरह की तो ये जुबान इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारे अपने लोग चीख कर बता रहे हैं। भाई आपने बोल लिया ना, अपनी बारी पे एतराज कर लीजिएगा मेरे अल्फाज पे, हम स्काइप पे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है मुलाकातों पर? ये जरूर है कि जब भी मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बड़ा इवेंट होता है, उसको सबोटाज करने के लिए ये भरपूर तरीके से असरअंदाज होते हैं। भरपूर तरीके से मुलाकात करने लगते हैं। मुलाकात करने गए थे, आपने रोका तो वो एक पूरा का पूरा मंजरनामा बन गया। देखिए, पिछली दफा इनको नहीं रोका गया, पिछली दफा इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, पिछली दफा इन पर तशद्दुद नहीं हुआ, तो एक खबर बनाने के लिए किस तरीके से खड़ी पुलिस वैन के अंदर इनकी खवातीन खुद सवार हुई। पुलिस वाले उनको कह रहे थे कि भाई आप घर चले जाएं। नहीं, हमने आपके साथ ही पुलिस स्टेशन जाना है। वो भी ड्रामाबाजी जो थी वो आपने देखी, कैमरे ने रिकॉर्ड की, सारे पाकिस्तान ने उसको देखा। तो ये इनका, बाकी इनके लोग चीख कर बता रहे हैं। मीना के पास क्यों ड्रॉप किया खान साहब की बहनों को? वो क्यों, किसके कहने पे? पुलिस ऐसे थोड़ी राइड्स देती फिरती है कि किसी की फरमाइश पे राइड दे रहे हैं जाकर। देखिए, सवार इस तरीके से गिरफ्तार कुछ ना कुछ मज़ाहमत की जाती है, चाहे आप जितने बड़े इनकलाबी हो जाएं। बेशक आप एक फुटेज के लिए, एक सबूत के लिए, आपने देखा कि किसी पुलिस वाले ने ये कहा हो, घुसाया हो अंदर, धक्का दिया हो, कोई जबरदस्ती की हो। ये तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो नजर आ रहा है कि अडियाला जेल की अथॉरिटीज भी पीटीआई के मेंबर्स को सुन रही है, उनके कहने पे रोक देती है लोगों को जाने से, और जो पुलिस है वो भी इस वक्त किसको कर रही है, किसको रिपोर्ट कर रही है? वो खान साहब की बहनों को रिपोर्ट करिए, उनके कहने पे उनको गिरफ्तार करिए। ये तो बड़ी अच्छा सिनारियो पीटीआई मैं आपको कह रहा हूं कि वहां पे जो पुलिस वाले थे ये बड़ी मुसद्दका इतलात हैं। जब ये गाड़ी में सवार हो रहे थे तो पुलिस उनको कह रही थी भाई किधर नीचे उतरे, घर जाएं। वहां पे उनको ये जवाब मिला कि भाई घर नहीं जाना, हमने पुलिस स्टेशन ही जाना है आपके साथ। तो ये एक मामला वहां पे हुआ जिसके अहमी शाहिद भी थे, कुछ रिपोर्टर्स भी थे, सहाफी भी थे जिनसे हमारी बात हुई, हर चीज सामने थी। अब जो अभी आपने हमदुल्ला साहब से बात की, इन्होंने कहा जी मैं पीडीएम का तर्जुमान रहा, मैं वहां पे सिटिंग्स में बैठा, तो हमारा भी यही हाल था। हम भी मियां नवाज शरीफ के साथ कुछ 3.5 साल वहां पे बैठे रहे। पीडीएम की जो कार्रवाई होती थी हम देखते थे। देखें, एक आईनी रास्ता था तहरीके अदम एतमाद। आप अब बेशक कह लें कि उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी या कोई और था, रास्ता आपके पास कानूनी और आईनी यही था कि आप एक शख्स के खिलाफ भरपूर तरीके से तहरीक अदम एतमाद लेके आए जो कि लाई गई। अगर ना आती तो क्या होता? ये इतना आसान नहीं है। जो एक प्लान था, जो जनरल फैज हमीद थे उनकी ख्वाहिश क्या थी, इमरान खान साहब की ख्वाहिश क्या थी, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था मुल्क के अंदर मुतारिफ कराना, फिर फलां साल तक तुम आर्मी चीफ, मैं ताहयात फलां, ये एक पूरा प्लान था। ये जमहूरियत के लिए जमातें आज एतराज कर रही हैं, ये हमेशा के लिए इस हवाले से रोती। वो जो तौक हमने अपने गले में उस वक्त डाला था, बड़े सख्त तो आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का जो मौकफ था वो गलत था? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ के साथ मुशावरत के साथ चल रहे थे। जो एतराजात आते थे वो दूर किए जाते थे। मैं अब भी मौलाना साहब के हवाले से हमारी जमात के अंदर से आप कोई गलत बात नहीं सुनेंगे। अभी तो ये सियासत के लिए अबू जान बना लें, जो मर्जी कर लें, मौलाना सख्त से सख्त अल्फाज भी बोल दें, हमारी तरफ से आपको उस तरह का जवाब नजर नहीं आएगा। क्या ये बात सही नहीं है कि नवाज शरीफ साहब खुद भी चाहते थे कि इलेक्शन में जाया जाए जब पीडीएम
की गवर्नमेंट आई है पहली दफ़ा, तो उनका ख्याल था कि 3-4 महीने में आप इलेक्शन में जाएं, जो कि मौलाना भी कह रहे थे। ये दोनों एक ही बात नहीं कर रहे थे उस वक्त? बिल्कुल उस वक्त यही बात हो रही थी जी। और मैं इससे बड़ी बात भी आपको बता दूं कि जब मियां नवाज शरीफ ने लोग तो आपको बताते हैं ना, मुख्तलिफ व्लॉगर आपने सुने होंगे, मैं वहां पे उस मीटिंग का हिस्सा था लंदन के अंदर, जब मियां नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ को हुक्म दिया, इख्तितामी वो जो अलविदाई तकरीर होती है वो तैयार थी इमरान खान के हवाले से कि आप गवर्नमेंट छोड़ दें, इतने सख्त हालात के अंदर जब मुख्तलिफ तरफ से एतराजात इतादियों के आ रहे थे तो हम तो जाने वाले थे, लेकिन भला हो इमरान खान का जब वो सवाबी से निकलते हैं और जिस तरीके से उन्होंने जुबान इस्तेमाल की कि मैं गिरेबान से पकड़ के यूं घसीट के ऐवान सदर ऐवान वजीर आजम से बाहर निकाल दूंगा, तो वहां पे मियां नवाज शरीफ ने ये कहा था कि डट जाए। मेरे हाल में आधा घंटा रहता था, अगर आधा घंटा पहले ना रोका जाता मियां शहबाज शरीफ को तो वो बिल्कुल वो अलविदाई तकरीर भी होती, रिजाइन भी हो जाते, सबकी ख्वाहिशात अर्जुएं भी पूरी हो जाती। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने जो जुबान इस्तेमाल की थी इमरान खान ने उसकी बना पे शहबाज शरीफ इमोशनल डिसीजन था, ये एक जज्बाती डिसीजन था, ये कोई हालात और वाकयात और आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं था डिसीजन, जज्बात में आके डिसीजन लिया। वो उसने मुझे ये आवाज बोली है मैं अब ये करूंगा, ये तो फिर ऐसा नहीं मैं की बात नहीं है। जो अल्फाज देखें, दिल हर बंदे का होता है, एहसासात तो जज्बात भी हर इंसान है ना, कोई देवता तो कोई नहीं है। जब आप ऐसी फिर बताया भी कि मुश्किल तरीन हालात के अंदर पीडीएम गवर्नमेंट जिसमें मौलाना साहब सारे शरीफ थे, उस वक्त क्या हुआ? क्या मुल्क को जो ये कह रहे थे बड़ी खुशी के साथ कि पेट्रोल 300 का होगा, फलां ये हो जाएगा, शेख रशीद साहब नेशनल टीवी पे बैठ के कहते थे मुल्क तो दिवालिया हो चुका, फिर इन्हीं अफराद ने उस बवर से इस मुल्क को निकाला था। ठीक है, इसके पूरे डिटेल्ड जवाब मेरे ख्याल से मैं हाफिज साहब से लेती हूँ। वी टेकिंग अ क्विक ब्रेक, उसके बाद आते हैं राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए जो उनकी वकील की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इस्तदा 9 मई केसेस की समाअत के दौरान की गई थी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मौजूद था। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं समाअत में, वो भी देख लेते हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक्स और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है। जिस्मानी रिमांड सिर्फ 2 टेस्ट के लिए दरकार है। बानी पीटीआई ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में ऐसी बात नहीं करें। जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे मौक़िल पर 300 से ज़ायद केसेस हैं, गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। बानी पीटीआई से हिदायत के लिए सुप्रीम कोर्ट खुसूसी हिदायत जारी करे। सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी हिदायत हो तो मेरी मुलाकात बानी पीटीआई से हो जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के वकील से मुकालमा किया कि आपने जब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाना है तो चले जाएं, हम कोई हुक्मनामा जारी नहीं करेंगे, आप बगैर अदालती हुक्मनामे से मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। सो हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये तो मुलाकातों के ऊपर अब सियासत आके रुक गई हुई लग रही है पीटीआई की, बट जो हम लार्जर स्केल में देख रहे हैं, जो बातें अभी कौसर काज़मी साहब ने भी की, वो तो लगता है कि कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफ थे और हो सकता है कि वापस पीडीएम की तरफ ही चली जाए जेयूआईएफ। व्हाई नॉट? नहीं, क्या कौन सी पीडीएम की तरफ? पीडीएम की तरफ जेयूआईएफ एक अलायंस तो है ना, तो हो सकता है वो गवर्नमेंट के साथ किसी मौके पे लड़ाई खत्म हो जाए। आप ये कह दें कि जैसे कि मौलाना साहब ने पिछले चंद दिन पहले भी कहा था जी कि वो तो इंटैक्ट है, क्यों पीडीएम का सरबराह अपोजिशन में है और जो पीडीएम की पार्टियां हैं वो हुकूमत में। ये अजीब बात है, जो सरबराह अपोजिशन में और पार्टियां हुकूमत में हो। तो ये बात मौलाना साहब ने की थी, लेकिन ये कहना कि मौलाना साहब उन्हीं पार्टियों के पास जाके जो पार्टियां कल पीडीएम में थी आज हुकूमत में है, ये मेरे ख्याल में ये मुश्किल है, बल्कि मुश्किल तो क्या, ये नामुमकिन है। मौलाना साहब कत्तन हुकूमत के बेचों पर हुकूमत के साथ नहीं बैठेगी, यानी कैबिनेट तो क्या सपोर्ट भी नहीं करेगी। एक तो ये फैसला है जमीयत उलमा इस्लाम का, इसमें कोई आगे पीछे कोई नुक्ता मुख्ता नहीं है, बल्कि ये फुल स्टॉप है। और दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन में जो किरदार अदा कर रही है, यही अपने हुजम के साथ यही कुछ कर सकती है। पार्लियामेंट के अंदर भी वो किरदार अदा कर रही है अपोजिशन की, और पार्लियामेंट से बाहर एहतिजाज के ज़रिए, जलसों के ज़रिए एक पैगाम आवाम को दे रही है कि इस मुल्क में जो 8 और 9 फरवरी का इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन नहीं था, वो एक्शन था। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अगर आप सियासी स्टेबिलिटी चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क में फ़ौरन
जल्द अज जल्द गैर जानिबदाराना, साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। तो आइन की अमलदारी इसी में है कि हर एक आइन के डोमेन में हदूद में रहकर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर ले। इस माहौल में अगर इलेक्शन होता है तो इसको साफ और शफाफ इलेक्शन और गैर जनरल इलेक्शन आप कह सकते हैं। तो इस मुल्क का वाहिद हल यही है। फिर आप देखते हैं कि माशी इस्तेहकाम भी आएगा, क्योंकि मौजूदा जो असम्बली है इस पर कौम को एतमाद नहीं है, मौजूदा जो हुकूमत है इस पर कौम का एतमाद नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाए, कराची में आज क्रिकेट मैच था ना, स्टेडियम में कितने लोग हैं? 2 दिन पहले जो मैच था वो तो क्रिकेट की जो सूरत हाल है, क्रिकेट की सूरत हाल क्यों है, किसकी वजह से है? आप समझते हैं कि तो मैं ये कह रहा हूँ, जब गवर्नमेंट पर एतमाद नहीं है, उस क्रिकेट का चेयरमैन कौन है, उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक है? अब ये तो आप रेस कर सकते हैं, किसी का ताल्लुक नहीं। या तो उससे मकरम होना चाहिए था, या जावेद मियादाद होना चाहिए था, या कोई और क्रिकेटर होना चाहिए था। उसकी वजह से क्रिकेट भी लोग ये कहते हैं, मेरा तो क्रिकेट से इतना ताल्लुक नहीं है, लोगों की राय है। किस क्रिकेट मैच के पास मैं जाऊँ? कहाँ है क्रिकेट? एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई भी कर सकता है, नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कि मैं आपकी कुर्सी पर बैठ के मैं ये काम कर सकता हूँ जो आप कर रही हैं। वैसे कुछ पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, लेते हैं। यहाँ पार्लियामेंट आदलिया का काम कर रही है, आदलिया वो काम कर रही है जो इलेक्शन का काम है, या इलेक्शन कमीशन का, या आदलिया वो काम कर रही है जो पार्लियामेंट का काम है। राइट, आप खुद तो फिर उस तरह तो फिर आपके यही पॉइंट है कि खान साहब को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। हमने खान उल्टा पकड़ा है। जब आप कान उल्टा पकड़ेंगे तो इसका मतलब है आप मुल्क को उल्टा चला रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तो मुल्क नहीं चल सकता है। आइन है, एक दस्तूर है, एक दस्तावेज है मुत्तफिका। यार ये कौन सी बुरी बात है कि मैं कहता हूँ कि आइए आइन पर अमल करें, आइए पार्लियामेंट को मजबूत करें। आप कानून साजी पार्लियामेंट में वो कर रहे हैं, वो कानून साजी जो आपको बंद कमरे में आपसे पूछिए कि ये क्यों कर रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें। इस वक्त ये नजर आ रहा है पंजोता साहब कि JUIF तो हर तरीके से आप लोगों के साथ चलेगी, लेकिन आप लोग नहीं उनको इंगेज कर सक रहे हैं। ये अपनी पार्टी के अंदरूनी मसाइल की वजह से, क्योंकि आप लोग तो एक दूसरे को भी अभी इंगेज नहीं कर सक रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। नहीं, देखें, मैंने पहले भी गुजारिश की कि प्रिया उनकी अलग जमात है, उनका एक मौक़िफ़ है, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो डेफिनेटली खान साहब के सामने तमाम चीज़ें रखी जाएंगी, लेकिन खान साहब तक तो एक्सेस ही नहीं दी जा रही ना। राजा साहब की नहीं है, बाकी लोगों की नहीं है जो लिस्ट के अंदर मौजूद होते हैं, 1-2 लोगों को भेज देते हैं। तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम चाहते हैं कि इनके साथ आगे बढ़ें। इस वक्त जो पार्टी की अपनी सिचुएशन है उसमें ऑब्वियसली अलायंस तो दूर की बात है, अभी आपको अपने मामले खुद आपने कहा है कि मसला है, खान साहब से भी मुलाकात नहीं हो रही। सो इस तरह से कंटिन्यू करेगी तो क्या होगा PTI का? नहीं, देखें, कोई वो इतनी बड़ा आपस में बातचीत हो जाती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। स्पीकर साहब ने कहा कि अगर आप मेरे खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद ले आए तो टूट जाएगी आपकी पार्टी। इट्स नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट। नहीं, ही इज अ सीरियस पर्सन। स्पीकर साहब के साथ के खिलाफ हम लाने का बिल्कुल इरादा रखते हैं जी। रखते हैं, बिल्कुल खबर दे रहे हैं और बिल्कुल रखते हैं। ये तो पिछले 3 साल से जो इरादा था वो वाला या एक्चुअली नहीं? देखिए, असल बात यह है कि जब पार्लियामेंट से आपके MNAs उठाए जा रहे हों और उसके ऊपर आप नाकाम हो जाएं, जब करारदाद पेश की गई है हमारी तरफ से जो सिंध वाला नहरों का मामला है और आप उसको भी जो है फैब्रिकेट कर रहे हैं कि कोई इनकी तरफ से नहीं आया, इसी तरह से आप दीगर चीज़ें देख लें। कौन सपोर्ट करेगा आपको? नंबर है आपके पास पूरे? इंशाल्लाह देखते हैं अब इसके अंदर जो है वो क्या होता है, बट है। दूसरी ये चीज़ है कि जो कौसर काज़मी साहब ने फरमाया है, देखें, कौसर काज़मी साहब हों, ज़ैफ़ा साहब हों, दीगर जो साफ़ी हज़रात जैसे वो आए सियासत के अंदर, अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त जो नून लीग है ना, उनके पास तर्जुमान ख़त्म हो चुके हैं और ये बड़ी अच्छी तरीके से तर्जुमानी कर रहे हैं कि उनका झूठ, उनकी करप्शन, उनका जो वो लूट मार कर रहे हैं, जो मुल्क के अंदर जिस तरह से जुल्म कर रहे हैं उसको डिफेंड कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। हर किसी को नहीं, मैंने कहा है अच्छी बात है, लेकिन उनके पास नहीं है तर्जुमान, उनके तर्जुमानों की कमी है और इसी वजह से ये कौसर काज़मी साहब बड़ा अच्छी बात है और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अच्छे तरीके से जो कर रहे हैं वो तमाम तर जो उन्होंने जुल्म किया या कर रहे हैं उसको जो है ये उसके ऊपर कवर करते हैं, लेकिन वो हकायक बदलते नहीं। आपने एक वीडियो चला दी, आपने एक वीडियो चला दी, उस वीडियो के अंदर हमने देखा कि बड़ा वाज़ह तौर पर
नज़र आ रहा है कि किस तरह उनकी बहनों को रोका गया, किस तरह वहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है। वो तो शुक्र है आपने ये साथ बोल रहे थे और आपने वो वीडियोज़ चला दी जिसमें वाज़ह नज़र आ रहा है कि कौन पुलिस वाला ऐसे कह रहा है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं। वो तैयबा राजा है, हमारी फारूक ताबिश हैं, वो एडवोकेट हैं, और वहाँ पर और वकील थे, MNAs थे, जिस तरह उनको पकड़ कर घसीट कर लेकर गए हैं। कैमरे वाले जो वहाँ पर साफ़ी खड़े थे उनसे कैमरे ले लिए गए, छीन लिए गए, और बाद में वो बातचीत करके उनसे कैमरे लिए। वहाँ पर साफ़ी रिपोर्ट करें कि हमारे साथ बदतमीजी की गई है। अवाम ने देखा कि क्या हुआ, अवाम देख रही है कि इलेक्शन हो गया, अवाम देख रही है कि टाइम के ऊपर इलेक्शन नहीं हुए। वो ये बता दें कि कह रहे हैं कि हम तहरीक एतमाद ला रहे हैं स्पीकर के खिलाफ या ले आएंगे, कोई परेशानी? ये तो देखें प्रिया, हम तो इनको कहते हैं स्पीकर क्या हुकूमत के खिलाफ लेके आए भाई, यही आईनी तरीका है, उसको इस्तेमाल करें। बजाय आप ये मुतालबा कर दें तफसीलात ज़र रोक दें, पैसा ना भेजें, PSL का बायकॉट कर दें, यही आईनी तरीका है और आपको उसको जरूर आजमाना चाहिए। बिल्कुल आए, इत्तेहादियों को साथ में लाएं, लेकिन कोई ऐसा इत्तेहादी नहीं होगा। देखें मौलाना शायद ये मुतालबात नहीं बता रहे, मौलाना का तो ये अवलीन मुतालबा था ना कि KP के अंदर उनका मैंडेट चोरी हुआ है। फिर शौकत यूसुफजई हो, बाकी अफराद हो, उन्होंने कहा जी हाँ 30 से 40 ऐसे अफराद थे जिन्होंने बयान हल्फी दे के बाकायदा उनको जितवाया गया। तो वो जो इनका इल्जाम और बहतान पंजाब और बाकी सूबों में है, कॉल हो जाए तो आपको क्या लगता है खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में कौन जीतेगा? देखिए पंजाब के अंदर आज प्रिया मैं जरूर हवाला दूंगा, बल्कि आपको अपना एक सेगमेंट इस पे रखना चाहिए। हम तो 20-22 साल परदेश काट के आए, हमें पता है कि माहौलियात के हवाले से क्या इकदाम जरूरी हैं। क्या आपने नहीं देखा कि आज माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बाकायदा फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स बनाई गई, जिसको मुख्तलिफ स्क्वाड में तब्दील करके, चाहे वो प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम हो या दीगर जो माहौलियाती आलूदगी के असबाब हैं उनकी रोकथाम के लिए। इसके अलावा भी जितने भी मंसूबे हैं मैडम CM के, वो आपके सामने हैं। तो मुझे तो नहीं लगता पंजाब तो किसी भी जमात के लिए मरियम नवाज शरीफ ने नाकाबिले तस्कीर बना दिया है। मैं बार बार कहता हूँ, एक बुजदार का दौर था, पिंकी गोगी गैंग का दौर था, और एक आज का दौर है। हम सुना करते थे कि यूरोप के अंदर MOT टेस्ट और माहौलियात के हवाले से सख्त तरीन इकदाम उन तरक्की पजीर ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक में होते थे, जो अब आपको पंजाब में होते हुए नजर आएंगे। कभी कहीं ब्लू स्क्वाड, कहीं ब्लैक स्क्वाड गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम को देखेगा, कहीं जाके जो मवाद होता है अस्पतालों का, सनती का, वो यूं ही जाया होता था, लोग इस पे तवज्जो नहीं देते थे। आप कह रहे हैं कि पंजाब में तो PMLN की गवर्नमेंट आएगी, और खैबर पख्तूनख्वा में क्या लगता है आपको, JUIF की होगी, PTI की होगी, किसी की? अगर आज देखिए आपके सामने हालात हैं कि आज एक साल गुजर गया, वहां पे क्या हालात हैं अवाम की फलाह व बहबूद के हवाले से। सिर्फ इमरान खान की कॉल्स पे पुरतशद्दुद एहतजाज के सिवा वहां पे कुछ नहीं होने जा रहा। तो ये जो अवाम है वो देख रही है, और KP की अवाम बड़ी बाशऊर है। वो एक दफा कहते हैं ना, कोशिश होती है, वो देखते हैं अफराद को, उसके बाद वो फैसला करते हैं। तो उन्होंने इनको बारियां दो, अब वो इनको बिल्कुल रिजेक्ट अभी भी कर चुके हैं। वहां पे वैसे तो 30-40 अफराद तो आपको पहले बता दिया कि किस तरीके से मौलाना का जो एतराज है वो तो आपके सामने है, लेकिन अब वो मकबूलियत नहीं है। आपका क्या ख्याल है, अभी इलेक्शन हो जाए तो कौन जीतेगा? कि मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि कौन, मैं कोई नजूमी भी नहीं हूँ कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ये जो इलेक्शन हुआ 2018 का 25 जुलाई का, उसमें भी जितवाने और हरवाने वालों का कमाल था। अगर ये हाथ ना हो फिर जो भी जीतता है इलेक्शन, जिस पार्टी को भी अक्सरियत मिलती है, सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम उसको मुबारकबाद देगी। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मैं जीत जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि साफ और शफाफ इंतखाबात को कब करने देंगे इस मुल्क में। ठीक है, ये हमारा मुतालबा है। राइट, थैंक यू सो मच gentlemen for being on the program. We'll take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा अमरीका का ही निकला। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये असलहा अमरीका ने अफगानिस्तान को दिया था। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट ये वाज़े करती है कि किस तरह से TTP और तालिबान हुकूमत मिलकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद अब ये वाज़े हो चुका है कि अफगान सरजमीन एक तयशुदा मंसूबे के तहत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और इसमें मौजूद अफगान हुकूमत भी शामिल हो सकती है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर हमले में 2018 में अमरीका में बनने वाली राइफल इस्तेमाल हुई थी।
ये राइफल पाक फौज के ऑपरेशन के नतीजे में बलूचिस्तान ट्रेन हमले के बाद हमला आवरों के पास से बरामद हुई थी। अमरीकी फौज और पेंटागन ने भी तस्दीक की है कि हमला आवरों से बरामद होने वाले असलहे में से 63 हथियार अमरीका हुकूमत ने अफगान फोर्सेस को दिए थे। अमरीका के इनखला के वक्त तालिबान को अरबों डॉलर्स के अमरीकी फौजी साजो सामान उनके हाथ लगा था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कल ओवरसीज वर्कर्स कन्वेंशन में दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम दिया है। लेट्स वॉच दैट। They must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। सोशल मीडिया का मैं कह रहा था, आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें, पढ़ लें, उसको उसमें क्लियर लिखा हुआ है। ठीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। डॉक्टर कमर चीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, अमेरिका तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि हम अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ असलहा वापस लाएंगे। अब इसकी क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतना लंबा चौड़ा इसमें इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड होता तो शायद अब तक अफगान तालिबान को कम्युनिकेट कर दिया गया होता, और अगर अफगान तालिबान को जो कम्युनिकेट जो कुछ हुआ है थ्रू मीडिया, तो वो कह रहे हैं जी हम तो नहीं किसी को ये असला वापस लेने देंगे। सो पाकिस्तान को अमेरिका के ज़रिए अफगान तालिबान पे प्रेशर भी डलवाना चाहिए, और इस सिलसिले में कोशिशें करनी चाहिए कि ये जो एक्सेस टू वेपन्स है इस खित्ते के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, हम ये तो बात करते हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं कि ये किस तरह दहशतगर्द जमातें जो हैं उनको जब ये फ्लो ऑफ कैश आता है, फ्लो ऑफ मनी होता है, तो उनके लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करना कितना आसान है। लेकिन ये भी तो सवाल पैदा होता है कि ये जो फ्लो ऑफ वेपन है एंड एक्सेस टू सच काइंड ऑफ वेपन जो है, जो कि सिर्फ टीटीपी के पास नहीं है, बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी पास है, उसको कैसे रोक रहे हैं और उस सिलसिले में खित्ते के ममालिक क्या किरदार कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है। मुझे लगता है कि ये एक इसके लिए पाकिस्तान को एक एफर्ट करनी चाहिए, जो मुझे मिसिंग नज़र आ रही है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से। ये एक्सेस टू वेपन्स जो है, ये इस पर क्या हम कर सकते हैं? मोहम्मद सादिक साहब आज भी गए हुए हैं अफगानिस्तान, उनसे जब टीटीपी के बारे में पूछा जाए तो अफगान तालिबान कहते हैं हमें कुछ वक्त दें। पिछले 3 साल से वो वक्त मांग रहे हैं। तो एक तो हमें वो ना तो वो टीटीपी को रोक सकते हैं, ना वो जो असला अफगानिस्तान की मार्केट्स में मिल रहा है, जो वो असला जो दहशतगर्दों की एक्सेस तक है, ना उसके बारे में कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। पाकिस्तान को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा और करना होगा। राइट। सो आप ये कह रहे हैं कि उसमें इस वक्त फिलहाल लग नहीं रहा कि अमेरिका इंटरेस्टेड है, बट जो अब ये नज़र आ रही है सूरत हाल, और सिर्फ यही बात नहीं है, और भी बहुत सारे मुहरकात हैं, क्या पाकिस्तान को फिर खुद कोई एक्शन लेना पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान क्या एक्शन ले सकता है? पाकिस्तान जारी बात है, हम महज़ब कौम जो होती है उसका क्या काम होता है, उन्होंने डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, लीगल एक्शंस लेने होते हैं, और वही हमारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वही मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत जो है वो लेगी। लेकिन क्या हमने इस खित्ते के ममालिक के साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है जिसमें हम ये कह सकें, या जिसमें हम इस चीज़ का फैसला कर सकें कि भाई अफगान तालिबान के पास ये जो दहशतगर्द जमातें हैं इनका क्या करना है? बाकी ममालिक, भारत और बाकी ममालिक ने तो ये करवा लिया कि अफगान तालिबान से एश्योरेंसेस ले लें किसी हद तक कि अफगान सरजमीन जो है उनके दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान तो ऐसा कुछ नहीं कर सका। वो असला भी मौजूद है, वो दहशतगर्द भी मौजूद हैं, और हम बस बातें कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। But do you think कि पाकिस्तान को फिर एक्शन लेना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर? देखें,
आप जब बात करते हैं हार्ड स्टेट की, जब आप बात करते हैं कि हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए फिर हर वो ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो मैं समझता हूँ एक रीजनल कंसेंसस होना चाहिए था, वो मिसिंग है। हम बायलैटरली शायद बात कर रहे होंगे, लेकिन वो नहीं है, कोई उसके सोल्यूशन नहीं मिल रहा। और दूसरा, अफगान तालिबान तो सीधा सीधा आपको ये कह देते हैं कि जी हमें वक्त दें, तो वो तो कुछ नहीं करने वाले। सो वो अफगान तालिबान आपसे वक्त मांग रहे हैं। टीटीपी जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में पिछली हुकूमत ने उनको पाकिस्तान में ले आए थे, उनको असला भी मिल रहा है, वेपन्स भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। तो मुझे तो सिर्फ इतना समझना है कि हमारे पास रेमेडी क्या है, कोई सोल्यूशन है, या कि हमने सारा टाइम कंप्लेंट्स करनी है। देखिए, अब तो वॉशिंगटन पोस्ट भी मानता है कि ये असला जो है वो मार्केट्स में बिक रहा है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया और दुनिया भी मानती है कि ये असला जो है वो आपको मार्केट्स में मिल रहा है। लेकिन इसके लिए करना क्या है? ये तो काम हुकूमत का है, ये तो फॉरेन ऑफिस का काम है, ये तो अदारों का काम है कि वो कुछ प्लान तो बनाए। हम सिर्फ बोलते रहेंगे, ये कब तक बयानियां बनाते रहेंगे? इसको पॉलिसी में कब आएगा? एंड फिर अफगान तालिबान तक आप वो टेम्परेचर बढ़ाएं। आपने मिडल ईस्टर्न ममालिक से कहना है, आपने अमेरिका से कहना है, आपने यूएन, आप नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, आपने किसको कहना है? नैरेटिव तो बन गया आपका, लेकिन अगला स्टेप क्या है इस हवाले से? और दुनिया भी मान गई है। अब देखें ना, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं और अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये कहता है कि 7 अरब डॉलर का असला जो है वो अफगानिस्तान में रह गया है, तो भाई 7 अरब डॉलर फॉर दहशतगर्दों के लिए 7 अरब डॉलर का असला तो बहुत ज्यादा होता है। यस इंडीड। और जबकि आप देख भी रहे हैं कि वो इस्तेमाल हो रहा है आपके खिलाफ। थोड़ा सा हम अगर गाजा को भी डिस्कस कर लें, जंग बंदी मुज़ाकरात में हमास से हथियार डालने की डिमांड भी की गई, लेकिन ये मिस्र में जारी मुज़ाकरात बेनतीजा ही ख़त्म हो गए। इजराइल का यही नज़र आ रहा है मौक़िफ़ कि जब तक हमास ख़त्म नहीं होती बस मारे जाएं वो लोगों को। दूसरी तरफ से भी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये मामला किसी भी तरीके से ख़त्म होगा। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही अपने एलची को भेजा और उनसे ये कहा कि जाके नेतन्याहू को राज़ी करें, उनको भी राज़ी किया, हमास को भी के साथ भी कतरियों को इन्वॉल्व किया, और 1 साल पुराना मुआहदा हो गया। लेकिन अचानक अब फिर दोबारा ये प्रेशर डाला जा रहा है, ये प्रेशर शायद डाला जा रहा है। ये इजराइल ने ये कहा होगा कि अगर हमने ये जंगबंदी बंद कर दी और तो हो सकता है कि ईरान हमसे बात ना करे। सो ईरान से बात करनी है तो थोड़ा पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर पे आएँ। सो होतीज़ पे भी हमले करें, अपनी एयरफोर्स को भी डिएगो गार्सिया में भेजें, फिर आप जो है वो हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर टारगेट करते रहें, तो मेरा ख्याल है कि तब जाके ईरान आपसे बात करेगा। तो ये आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इजराइल की शायद इस एडवाइस पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने अपना किए हुए जो पीस डिविडेंड्स थे वो उसी से जो है वो पीछे हट गए हैं। सो बाकी आपको पता है बैनुल-अक़वामी दुनिया ताकतें तो कुछ भी नहीं कर सकती, ना अदारे कुछ कर सकते हैं। ये तो अमरीकी सदर ने फैसला करना है, क्योंकि अगर यूएन कुछ कर सकता है, या आलम इस्लाम कुछ कर सकता है, या ओआईसी कुछ कर सकता, तो पिछले 2-2.5 साल में बहुत कुछ हो चुका होना था। लेकिन अब तो 3 साल होने को हैं इस अक्टूबर के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये फैसला ना कर पाना और जंगबंदी हो के दोबारा जंग का शुरू हो जाना, दैट्स वेरी कैटास्ट्रॉफिक। और आपके सामने हर रोज नंबर आ रहे हैं कि जो गजा के अंदर जो डेथ टोल है वो बढ़ रहा है। राइट। सो पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा से फ़लस्तीनियों के इनखला की बात की थी, तो अरब ममालिक एक प्लान लेकर आए थे तामीर नौ का गाजा की, ये भी ऑन होल्ड है इस वक्त। देखिए, जब तक इजराइल एड नहीं पहुंचने देता वहां पे, इजराइल जब तक वहां पे एक्सेस नहीं देता, तो कैसे वहां पे एड प्लान काम करेगा? डेवलपमेंट कैसे शुरू होगी? वो लोग जो अपने घरों को वापस गए थे, अब वो भी डर रहे हैं कि अब उन्हें भी मार पड़ेगी। तो ये देखिए, मुसलमानों ने या मुसलमान ममालिक ने कुछ नहीं करना। ये अब अमेरिका और ईरान का जो डायलॉग है, जो इंगेजमेंट है, वो बताएगा कि गजा की सिचुएशन क्या होगी, और उस चलेगा कि गजा के अंदर अमन होना या इसी तरह जंग जारी रहनी है। क्योंकि वो दोबारा उन्होंने, इजराइलियों ने अमेरिकी सदर को कन्विंस कर लिया है कि हमास बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, ईरान अंडर प्रेशर है, सीरिया ईरान के इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया, वो हमारे कंट्रोल में आ गया है। तो हमें एक जो मिडल ईस्ट चाहिए अपनी मर्जी का, वो बिल्कुल इन शेप है।
तो सो हमें प्रेशर के साथ काम करना पड़ेगा और हमास को मजीद ख़त्म करना होगा. सो आई थिंक दिस इज़ द सिनेरियो राइट नाउ. Right. Thank you so much, Dr. Qamar Cheema, for joining us on the program. आज के लिए इतना ही. Do take care of yourself. Feedback ज़रूर दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.